नमस्कार दोस्तों। मेरे पास तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन या हर दिन कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, जैसे सर मैंने ये गाइड पढ़ी है, क्या मुझे वो किताब पढ़नी पड़ेगी? मैंने ये नोट्स पढ़े हैं, क्या मुझे वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी? या मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, क्या मुझे ये नोट्स पढ़ने पड़ेंगे? या फिर सर मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने इतने समय से पढ़ा है वगैरह। तो ये कई सारे डाउट्स जो है, ये एक भ्रम की स्थिति बच्चों में अक्सर रहती है और ये रहेगी भी। इसमें कोई अभ्यर्थियों की समस्या नहीं है ये। आज की तारीख में बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर मटेरियल बहुत आ गया है। वो रेफ़रेंस बुक के रूप में भी हैं, वो गाइड्स के रूप में भी हैं, वो नोट्स के रूप में भी हैं, वो कोचिंग के रूप में भी हैं और सब अपना बेस्ट एफ़र्ट्स डालते हैं। अगर हम हमारे उस टाइम की बात करें ना, जब हम 12-13 में, 10 में, 11 में, 2010-11 में पढ़ाई करते थे, तो उस समय इतना भ्रम था नहीं। उसका रीज़न ये था कि लिमिटेड मटेरियल था। कोचिंग का तो कंसेप्ट छोटे शहरों में तो था नहीं, बड़े शहरों में था भी तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे और गाइड भी बहुत कम आती थी। और कोचिंग नोट्स, तो कोचिंग जब कंसेप्ट नहीं था तो नोट्स वगैरह इतना बहुत अधिक था नहीं। जो भी था वो कुछ रेफरेंस बुक्स हम पढ़ लेते थे। तो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, मार्केट के अंदर सामग्री बहुत अधिक आ गई और सामग्री अधिक आ गई, विकल्प अधिक हो गए, तो निर्णयन की क्षमता प्रभावित होती है। डिसीज़न मेकिंग में दिक्कत आने लगती है और डिसीज़न मेकिंग उसे ही कहते हैं जब बहुत सारे विकल्प में से एक बेस्ट विकल्प चुना जाए। अब यहाँ बेस्ट विकल्प हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग-अलग होता है। मेरे लिए कुछ और बेस्ट विकल्प होगा, क्योंकि बेस्ट विकल्प इस स्थिति में व्यक्तिगत हो जाता है। हर स्टूडेंट का एक अलग बेस्ट हो सकता है। उसे क्या पढ़ना चाहिए वो उसकी डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? इसलिए जब ये सारा प्रश्न मेरे तक पहुँचते हैं, तो मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उन कन्फ्यूज़न का मेरे अनुभव के बेस पे समाधान करने का प्रयास करूँ। यद्यपि मेरे जो विचार हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ़ॉलो करें। ठीक है, आपके निर्णय में थोड़ा-सा हेल्प कर सकता है ये। आप उसको सुनना ठीक से, और अगर आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो चलने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी रणनीति में, आपकी सामग्री में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, तो डेफ़िनेटली लाना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है आपको। तो मैं शुरू करूँगा, मैं चारों जो मटेरियल है आज की तारीख में मार्केट में, उस पे बात करूँगा, ठीक है? सबसे पहला जो हमारा मटेरियल रहता है, वो रहता है संदर्भ पुस्तकें, जिसे हम रेफ़रेंस बुक कहते हैं, है ना? संदर्भ पुस्तकें। देखो, संदर्भ पुस्तकों की अगर बात करें, इन्हें कई जगह हम ऑथेंटिक बुक भी कहते हैं। ऑथेंटिक बुक तो कुछ शब्द ही गलत है वैसे, क्योंकि न तो यूपीएससी ऑथेंटिक बुक की सूची देती है, न आपके आरपीएससी ऑथेंटिक बुक की सूची देती है। ऑथेंटिक वो है जो वास्तव में है। किसी की किताब के लिखने से ऑथेंटिक नहीं हो जाता क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक्स में भी बहुत गलतियाँ देखी है, बहुत गलतियाँ देखी हैं। उनको भी आप ऑथेंटिक नहीं कह सकते। हर टॉपिक में आपको 2-3 मिस्टेक है वो हरीश चंद्र वर्मा में भी मिल जाएगी, मध्यकालीन भारत में। केसी श्रीवास्तव में भी मिल जाएगी, सुमित सरकार में भी मिल जाएगी। हर पुस्तक में छोटी-मोटी एरर रहती है, राम लखन शुक्ल में मिल जाएगी। ऑथेंटिक किताब हो नहीं सकती। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि सच में क्या हुआ था, सच क्या है वो ऑथेंटिक है, और किताब लिख रहा है वो ऑथेंटिक हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऐसे ऑथेंटिक बुक की बजाय हम उसको संदर्भ पुस्तकें कहते हैं। लोग रेफरेंस के रूप में इसका यूज़ करते हैं। चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे हम अध्यापक हो, बच्चे वगैरह सारे एक रेफरेंस के रूप में जब भी रेफ़र करना होता है किसी को, जब आंसर कुंजी बनानी होती है, तो जनरली हम रेफरेंस बुक का यूज़ करते हैं। ये संदर्भ पुस्तकें रहती है। ये इनमें कोई कमी नहीं होती। अगर मुझे कहें कि सर इसकी कमी क्या हो सकती है, तो इनमें कोई कमी नहीं होती और इनको पढ़ना मतलब अपने आप में श्रेष्ठ है। इनका कोई विकल्प नहीं मार्केट के अंदर। ये बेस्ट है,
ये आपकी थॉट प्रोसेस को बदलते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये आपको एक नया आयाम देते हैं सोचने का। जिसने रेफरेंस बुक पढ़ी होती है उसके लॉजिक भी अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी तर्क शक्ति अलग होती है। वो प्रश्न जब अटेंड करते हैं तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट रेडी कर लेते हैं वो। तो ये आउटस्टैंडिंग है इनका। आपके यूं समझ लीजिए कि संदर्भ बुक्स का स्थान ना कोई कोचिंग ले सकती है, ना गाइड ले सकती है, ना नोट्स ले सकते हैं। ये अनमैचेबल, अनपैरेलल कह सकते हो आप, अनबीटेबल कह सकते हो, आप इसको अतुलनीय कह सकते हो। इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। बाकी सारे स्रोत इन्हीं से बने हुए हैं। अब गाइड लिखती है तो इनको छोटा करके लिखती है, टीचर करता है तो टीचर भी इनको शॉर्ट में ब्रीफ करता है और अपने शब्दों से उसको अभिव्यक्त करता है। ठीक है, नोट्स फिर वही टीचर के होते हैं। तो संदर्भ पुस्तकें जो है वो सबसे ऊपर होती है। लेकिन इनमें समस्या क्या है, इनको चाहिए कम से कम 2-3 साल का समय। अगर आप चाहते हैं कि आप संदर्भ पुस्तकों से पढ़ें तो आपको कम से कम 2-3 साल का टाइम चाहिए। 2-3 साल का समय होगा तभी आप है वो इनको बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं। अब परीक्षा 6 महीने बाद और आप अगर रेफरेंस बुक लेके बैठ गए, रेफरेंस बुक का क्या तात्पर्य है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो आप, तो एंशिएंट इंडिया में जैसे केसी श्रीवास्तव है, रोमिला थापर है, आर.एस. शर्मा है ना, जैसे ये उपेंद्र सिंह है, ये रेफरेंस बुक है। जैसे मध्यकाल में आते हैं तो H.C. वर्मा वगैरह का नाम है। आजकल सौरभ चौबे को भी रेफरेंस बुक में आप डाल सकते हो। आधुनिक काल में भी आपके राम लखन शुक्ल है, आपके इसके अलावा B.L. ग्रोवर की पुस्तक आती हो, चाहे P.L. गौतम की पुस्तक आती हो, सब रेफरेंस किताबें कहलाती। भूगोल में जाते हैं तो कार्टो में J.P. शर्मा की पुस्तक हो, चाहे सविंदर सिंह की पुस्तक हो, चाहे माजिद हुसैन की पुस्तक हो, इन सब की किताबें रेफरेंस बुक है। इकोनॉमिक में जाते हैं तो कौशिक साहब की किताबें हैं, और ये सारी किताबें आपके D. कैलाश की किताबें हैं, ये रेफरेंस बुक में चली जाती हैं। इस तरह से हर आपके विषय की अपनी अपनी रेफरेंस बुक्स होती है। तो इनको क्या पर्याप्त समय चाहिए, 2-3 साल का समय चाहिए। अगर आपकी परीक्षा जैसे अभी 24 चल रहा है, अगर आपकी परीक्षा 27-28 में है तो आपको ये पढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या दिक्कत, संदर्भ पुस्तकों में एक तो ये समय चाहिए, दूसरी बात क्या, फिर उनको शॉर्ट नोट्स करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं करोगे तो दिक्कत ये आएगी कि आप लास्ट में इनका रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि संदर्भ पुस्तकों की संख्या अधिक हो जाती है, फिर उनकी साइज़ भी बड़ी होती है। फिर उनको अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में वापस उन संदर्भ पुस्तकों को रिवीजन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई फैक्ट लिखा तो वो आपके पुराने नॉलेज को कनेक्ट कर ले, और जो 5 लाइन्स थी या 10 लाइन का पैराग्राफ था उसको अगर आपने 2 लाइन में लिखा है तो 2 लाइन पढ़ने के बाद में वो 10 लाइन आपके दिमाग में आए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए इसके। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं तो फिर संदर्भ पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व नहीं रह पाता, ये मेरा मानना है। बाकी अगर इन किताबों को पढ़ पढ़ के छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। इन किताबों को आप कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, फिर इनके शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, तब जाके आपको आनंद आएगा। अन्यथा कोई इसका सेंस नहीं है। कुछ विद्वानों को मैंने ऐसे देखा बोलते हुए कि आप संदर्भ पुस्तकें पढ़िए, इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने खुद ने भी नोट्स बनाए, वो नहीं बता रहे हैं तो पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। मैंने तो भाई खूब कॉपियाँ भरी लिख लिख के, मुझे अच्छे से पता है। और आपको भी पता है कि अगर आप शॉर्ट में 2-4 रजिस्टर नहीं तैयार करते हैं, 4-5 रजिस्टर नहीं बनाते हैं, तो आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे। ये 2 बातें, तो इनको ये 2 बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इनकी कमी कहाँ आती संदर्भ पुस्तकों में, कमी ये आती है कि हमारे जैसे पाठ्यक्रम है बहुत सारे। हम पाठ्यक्रम के अंदर कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कई बार रेफरेंस बुक पे नहीं होते, ठीक है। तो कई बार पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता इनमें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई गाइड लेके भी वो जो टॉपिक रहा हुआ उसको आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस बुक के लिए आप तभी प्रयास करें जब आपके पास में 2-3 साल का समय हो प्लस।
साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं उसके, ये ज़रूरी है। और जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो ऐसे टॉपिक आप किसी गाइड से कर सकते हैं या किसी नोट से कर सकते हैं। तो ये गाइड और नोट्स यहाँ पे एक विकल्प के तौर पे हो सकते हैं जो टॉपिक आपको संदर्भ पुस्तक में नहीं मिलते उनके लिए। वापस कह रहा हूँ, 2-3 साल का समय नहीं है तो संदर्भ पुस्तकें आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी। फिर इनको कम से कम 4-5 बार इसका रिवीजन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वापस वही बात है कि बहुत अधिक फ़ायदा नहीं दे सकती। ठीक है, तो संदर्भ पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए आपको। और ये कॉलेज टाइम से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कॉलेज टाइम निकल चुका है, बीएड कर रहे हैं, अभी आप इन भर्तियों में पात्र नहीं हैं। आगामी वैकेंसी जो 27 में आने वाली है उनमें अगर पात्र हो रहे हैं तब भी आपको एक एक रेफरेंस बुक पढ़ लेनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले आप कोचिंग करो भले मत करो, भले गाइड पढ़ रहे हो, लेकिन एक रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। वो तभी जब आपकी परीक्षा 2-3 साल बाद में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेफरेंस बुक पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन रेफरेंस बुक के बिना भी होते हैं। सिलेक्शन गाइड से भी हो जाता है, सिलेक्शन कोचिंग से भी हो जाता है, सिलेक्शन इनको पढ़ने से भी कई बार नहीं होता है। मैं हर बार कहता हूँ कि चयन डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। किसी पुस्तक, गाइड या कोचिंग नोट्स वगैरह से कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि घोड़ा कैसा है। अगर आप में दम नहीं है ना तो फिर ये पुस्तकें कोई काम की नहीं है, कोई नोट्स काम का नहीं। और अगर एक अभ्यर्थी दमदार है तो नोट्स से भी सिलेक्शन ले लेता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनको पढ़ने से ही होता है। अब अगर मैं बताऊं, मेरे कई साथी पहले उस समय 13-14 में, 15 में, 16 के अंदर, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक 22 तक एक एक किताब से नौकरियां लग गए। पहले किरण पढ़ पढ़ के लोग फर्स्ट ग्रेड और प्रोफेसर बन गए थे, फिर आर्य पढ़ के लोग कई फर्स्ट ग्रेड बन गए। एक किताब से भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल ये पढ़नी पड़ती। बट फर्क पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है? केवल आर्य पढ़ी है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी चिंतन प्रक्रिया, उनके कंसेप्ट से ये संदर्भ पुस्तकों का बच्चा बहुत आगे चला जाता है। सिलेक्शन दोनों को ही हो जाएगा, लेकिन इसका जो अध्ययन किया है वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, ये तय बात है। वो जब बच्चों को पढ़ाएगा ना तब भी उसकी शैली बहुत अलग होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी आप कैसे भी लो, लेकिन उसके बाद में भी ये पढ़नी जरूर चाहिए। मैं तो मेरे कहता हूँ, फर्स्ट ग्रेड बैच के बच्चों को भी कहता हूँ कि लेक्चर बन जाओ, उसके बाद किताबें पढ़ना, आप रेफरेंस बुक लाना और पढ़ना। इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, भाषा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जैसे अच्छी किताबें पढ़ते हैं भाषा भी अच्छी हो जाती है। तो ये 2-3 साल का समय मांगती है। दूसरा आपके पास में ऑप्शन रहता है गाइड का। अब गाइड के साथ क्या दिक्कत है? गाइड कौन सी? जैसे आर्य गाइड है, जो आपके किरण आती थी वो गाइड है, पेनोरमा गाइड है। मार्केट के अंदर ये सारी गाइड्स है जो फैक्ट ज़्यादा देती है, कंसेप्ट कम देती है और सारे टॉपिक को कवर करती है, ये गाइड होती है। मैं इसके पक्ष में कभी रहा नहीं, सही बता रहा हूँ। मैंने कभी गाइड्स पढ़ी नहीं, हालांकि मेरे रूम में आर्य भी पढ़ी हैं, किरण भी पढ़ी, मैंने सरसरी तौर पे देखी भी है उसको, और लेकिन मैं कभी इनको पढ़ नहीं पाया। उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि इनमें केवल लाइन टू लाइन फैक्ट होते हैं। अब वो फैक्ट ऐसे होते हैं कि आप एक पेज याद हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हजार पेज की गाइड्स हैं ये। अब 1000 पेज के तथ्य याद नहीं हो पाएंगे, मेरे से तथ्य बिल्कुल याद नहीं होते। मुझे जब तक पूरी स्टोरी समझ में नहीं आती, जब तक पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तब तक मुझे वो बात समझ में नहीं आती। जब तक मैं उस टॉपिक को बांट नहीं देता, जब तक उस टॉपिक को खोल नहीं देता, उसके पीछे की कहानी समझ नहीं पाता, तब तक मुझे आगे की बात याद नहीं होती। और यही कारण रहा कि मुझे कभी भी ये पसंद नहीं आई। हालांकि बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी भी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइड के अंदर क्या चाहिए? देखो, गाइड की आप इसको कभी भी मुख्य आधार न बनाएं। मुख्य आधार का मतलब है कि केवल एक गाइड के भरोसे ना रहना चाहिए। मुझे लगता है कि गाइड आपको कहाँ काम देती है? जब आपके मान लो शॉर्ट नोट्स वगैरह, जो कोई टॉपिक जैसे रह गया है तब गाइड काम की है, तो इसको एक विकल्प के रूप में रखें। इसको एक विकल्प के रूप में रखें कि जब भी कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो गाइड से देख लो, या लास्ट में थोड़ा रिवीजन फास्ट करना है तो इसको रख लें, आप रिवीजन के लिए रखें, विकल्प के रूप में रख सकते हैं। लेकिन इसको एक संदर्भ न माने, इसको एक मुख्य आधार न माने। मुख्य आधार गाइड के मान लिया आपने तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आपकी विषय के प्रति जो समझ है वो कभी विकसित नहीं हो पाएगी, है ना। मुख्य आधार न माने। बाकी मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि सिलेक्शन
यह भी करवा देता, सिलेक्शन केवल गाइड भी करवा लेती। सिलेक्शन करवाने के लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन करवाने के लिए व्यक्ति की क्षमता इंपॉर्टेंट है। अगर आप में दम है तो मैं कह रहा हूँ केवल एक गाइड पढ़ के भी आप फर्स्ट ग्रेड बनते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क वाला मामला है। अब हिस्ट्री की अगर बात करूं तो आर्य पढ़ के भी बना जा सकता है, लेकिन बात यह है ना कि उस आर्य के अंदर जो 1000 पेज है, लगभग 1000 ही होंगे, उनके इतने सारे फैक्ट आप कैसे याद करोगे? उसको आप 30-40 बार भी पढ़ोगे तब भी शायद वो पूरी याद ना हो। कुछ कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होती कभी भी, तो ये दिक्कत आती है। बाकी गाइड के साथ कोई समस्या नहीं है, गाइड रखनी भी चाहिए, लेकिन गाइड कब यूज़ होनी चाहिए कि जैसे आपने संदर्भ पुस्तक से या आपने बढ़िया अपना सिलेबस तैयार कर लिया है, तो उसके बाद में आपको अगर रिवीजन करना है तो गाइड को मोटे मोटे तौर पे देख लो। गाइड में गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होती है, क्योंकि गाइड के लेखक फिर इतना जहाँ से लेते हैं वो सब जगह से वेरीफाई तो करते नहीं है, सीधी सी बात है, इतना टाइम भी नहीं मिलता। रिवीजन कर सकते हो, या फिर कोई टॉपिक आपको संदर्भ पुस्तकों से नहीं मिला है तब आप गाइड को वो टॉपिक वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, साथ में आप है वो, ऐसा नहीं हो कि केवल गाइड ही गाइड पढ़े, तो फिर आप गाइड से भी नौकरी ले सकते हैं। परंतु ध्यान ये रखें कि आपकी रटने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये गाइड्स हमेशा रटने पर बल देती है, ये हमेशा रटने पर बल देती है, रटने पर बल, इसमें समझ की बहुत कमी होती है। एक बात मैं और बताऊं, एक मैं आपको अगर पॉइंट बताऊं, वो ये कि गाइड के अंदर तथ्य अधिक होते हैं संदर्भ पुस्तकों से, लेकिन यहाँ ऐसे तथ्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तथ्य होते हैं, यहाँ गैर ज़रूरी तथ्य भी साथ में होते हैं। इनके साथ बहुत दिक्कत है, इसमें ऐसे ऐसे तथ्य डाल दिए जाते हैं जिनका परीक्षाओं से या इतिहास की समझ से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो गैर ज़रूरी तथ्यों के होने से गाइड थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है, इसलिए गाइड का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। और ठीक है, अब 6-7 महीने आपके पास टाइम रहा है, परीक्षा में 8 महीने टाइम रहा है, तब आप ये तो पढ़ नहीं सकते, तभी आपके लिए ये ठीक है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो एक तो बात होगी गाइड की, इसलिए मेरा आपको सजेशन ये रहता है, अगर आपके पास 2-3 साल का समय है तो ये देखें। अगर आपको लगता है कि मुझे अब 6-7 महीने में काम करना है तो फिर गाइड ही देखें। अगर आपके पास में 6-7 महीने का टाइम है तब आप गाइड को फॉलो करें और गाइड ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि इस समय में आप ये तो पढ़ नहीं पाओगे, ये तो तय बात है, ठीक है। ये तभी करें आप जब आपके पास में विदिन 1 साल का समय हो, तब आप रेफरेंस बुक की बजाय गाइड पे जाएं। क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। और गाइड के अंदर क्या परेशानियाँ थी वो भी मैंने बता दिया आपको। बट हाँ, अगर आपके पास में 2-3 साल का समय हो तो आप संदर्भ पुस्तकों की तरफ जाएं। अगर आपके पास में टाइम बहुत कम है, आपने पहले इतनी अधिक तैयारी नहीं करी और अभी आपको 1 साल के भीतर सब कुछ करना है, तब आप गाइड लेके पढ़ लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 1 साल के भीतर आप ये करके नोट्स करके ये काम कभी कर नहीं पाएंगे। क्लियर? अब बात आती है तीसरी, फिर लास्ट में मैं आपको बेस्ट विकल्प भी मेरी तरफ से बताऊंगा। तीसरा आता है नोट्स। ठीक है, नोट्स। अब ये मैं कोचिंग नोट्स की बात करूंगा, क्योंकि नोट्स जनरली कोचिंग ही बेचती है, ठीक है। अब जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं हमेशा से इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नोट्स जो है वो स्वयं के होने चाहिए तो बेहतर है। अगर आप मार्केट से रेडीमेड नोट्स लेते हैं तो फिर रेडीमेड नहीं होने चाहिए। कारण क्या? देखो, बेचने वाले भी होंगे, सीधी सी बात है, मार्केट की डिमांड होती है तो हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। हम नहीं करवाएंगे तभी फोटोकॉपी वाले वैसे ही करवा देंगे। जैसे मैं मेरी बात करूं, हिस्ट्री पॉइंट में मैं नोट्स नहीं देता, मैं कहता हूं बच्चों खुद लिखो, और 3 साल से बच्चे खुद लिख रहे हैं, अपने आप ही लिख रहे हैं। लेकिन फिर क्या किया स्टूडेंट ने, वो नोट्स मार्केट में निकाल दिए और बिकते भी हैं, कई फोटोकॉपी स्टेशन पे बिकते हैं। तो ठीक है, जिसको करना वो करें, मैं तो ये मानता हूँ। फिर हमारे पास भी डिमांड आने लगे कि सर मार्केट के अंदर वो घटिया क्वालिटी के बिक रहे से अच्छा आप जारी करो, हमारे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैंने कहा मैं खुद ही बढ़िया टाइप करवा के, हैंड रिटन करवा के आपको दिला दूंगा। तो 9 दिसंबर से मैं आगे ये नोट्स की व्यवस्था भी करूँगा। परंतु मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो स्वयं से बनाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडीमेड नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है? एक तो विश्वास नहीं होता, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमेशा से मन में रहेगा कि कहीं न कहीं कोई कमी है,
क्या पता कोई त्रुटि है, क्या पता अधूरापन है, ऐसा फीलिंग आती रहती है रेडीमेड नोट्स में। दूसरा क्या है, दूसरा रेडीमेड नोट्स के अंदर ये रहता है कि अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोचिंग शिक्षक वगैरह बोलते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं, मतलब लिखवाते नहीं हैं, या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ क्लास में सीधे बता दिए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं लिखवाते तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नोट्स में नहीं होती, वो टीचर स्वयं अपने लेवल पे कर लेता है। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली अधूरापन होता है, और अधूरापन से क्या होता है, असंतुष्टि। और इस कारण मैं मानता हूँ कि रेडीमेड नोट्स की बजाय आप स्वयं के नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो है कि रेडीमेड नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो आपको रेडीमेड पढ़नी है तो रेडीमेड नोट्स पढ़ लो, लेकिन साथ में जिस शिक्षक के वो नोट्स है उस शिक्षक को सुन लो एक बार आप, तो क्या पूर्णता का आभास हो जाएगा कि फिर आपको जहाँ जहाँ कोई नोट्स में त्रुटि है तब भी आपकी ठीक हो जाएगी। और साथ में कई बार क्या होता है, कक्षा में हम तीसरी चौथी क्लास में जाके करेक्शन करवाते हैं, तो नोट्स में करेक्शन होता नहीं है, तो आप वो करेक्शन भी कर पाओगे, नोट्स को आप तारतम्यता भी बिठा पाओगे। तो अगर आप रेडीमेड नोट्स पढ़ते हैं तो कम से कम आप उस शिक्षक को सुन लें एक बार, जहाँ से भी रेडीमेड नोट्स, जिस भी शिक्षक के हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी शिक्षक की हो, तो आप वहाँ से उसको एक बार सुन लोगे, डैड की स्पीड से सुन लो और साथ में नोट्स को लाइन टू लाइन निकालते रहो, तब भी यूँ कहिए कि रेडीमेड नोट्स की थोड़ी उपयोगिता हो जाती है। नहीं तो फिर क्या है कि अगर आप केवल नोट्स ही पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत ये आती है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि सिलेक्शन केवल इसी से भी लिया जा सकता है, केवल इससे भी लिया जा सकता है, केवल इससे भी लिया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप क्या करना, आप पुराना कोई पेपर लो, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका ले लो, और या फिर कोई और भी पेपर ले सकते हो, उस पेपर को लेके और पुराने पेपर के साथ मैच करवाओ। ठीक है, और जो ताज़े पेपर हो रहे हैं उसके साथ भी मैच करवाओ। अगर आपको 80%, 90% या इससे अधिक सवाल मिलते हैं, है ना, तब तो आप नोट्स को प्रिफेर करें। 80 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 85 से ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके नोट 70-60% ही कवर कर पा रहे हैं, आप खुद चेक कर लो ना, आपके पास नोट्स हैं, आपके पुराने पेपर की आपकी कोई किताब आपके पास होगी, चेक कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, सर मैंने फलाने कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, क्या मुझे किताब की ज़रूरत रहेगी? क्योंकि सर मैंने फलाने शिक्षक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, क्या मुझे और किताब की ज़रूरत रहेगी? अब देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस शिक्षक ने किस लेवल का पढ़ाया? मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ, मैं दूसरों की गारंटी तो दे नहीं सकता। तो दूसरों को चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करना, आपके गुरुजी के जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको आप पुराने 4-5 पेपर 2016 से लेकर, या 2016 के बाद क्या पैटर्न बेसिकली चेंज हुए, तो 16 से लेकर 24 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, यूपी पीसीएस के, आरपीएससी के, एमपी पीसीएस के, छत्तीसगढ़ के, ऐसे 10-12 पेपर ले लो और लाइन टू लाइन चेक करिए कि कितने सवाल एग्जैक्टली मिल रहे हैं, कितने समझ के बेस पे हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना मोटा मोटा बैठ रहा है। फिर अगर ये आंकड़ा 85% से ऊपर जा रहा है या 80 से ऊपर निकल रहा है, तब तो आप केवल नोट्स पढ़ लीजिए, आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आंकड़े 70-80 से नीचे चले जा रहे हैं, 80 का मतलब 79 भी चल जाएगा, 80 से मतलब 70 के आसपास में खड़े रह रहे हैं, तब आपको नोट्स रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पुराने पेपर भी वो 70% कवर नहीं कर पा रहा तो नया पेपर तो कैसे कर पाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने नोट्स को वेरीफाई कर लें। मुझे नहीं पता चलेगा ना, आप भी इस बात को समझ सकते हो कि किस कोचिंग में किस गुरुजी ने कितना पढ़ाया, वो तो मैं थोड़ी देखता हूँ, ये तो आप ही देखोगे और आप उसको चेक कर लो। अब इसमें आप देखो 3 प्रोफेसर के पेपर हुए हैं, 3 क्या 4 हो गए, 16 का, फिर 18 का, 22 का, संस्कृत शिक्षा का, वो चारों चेक कर लो उससे। साथ में आप फर्स्ट ग्रेड के 3-4 पेपर हुए वो चेक कर लो, एमपी यूपी के पेपर चेक कर लो, खूब सारे पेपर पड़े मार्केट में, उनसे चेक कर लो, पूरा पेपर ही देख लो, और फिर आपको लगता है कि हाँ भाई 80-85 कवर हो रहा है, फिर आप उसको नोट्स को ही पढ़िए और कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स हो गया। अब बात आती है लास्ट में चौथे नंबर की, कोचिंग। देखो, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चारों बिंदु है ना, 1, 2, 3, 4, केवल नोट्स पढ़ के भी किया जा सकता है, केवल गाइड से भी हो सकता है, केवल इससे भी हो सकता है, और सम्मिलित करके पढ़ते हो तो और भी बेहतर बात है।
अब बात आती है कोचिंग की, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कोचिंग मत करो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो कुछ टॉपिक टीचर से पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास में 2-3 साल का समय है, देखो कोचिंग भी संदर्भ पुस्तकों की तरह टाइम मांगती है, संदर्भ पुस्तकों की तरह ही टाइम मांगती है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल पढ़ो, उसके बाद में कोचिंग के नोट्स आएंगे। कम से कम 2 साल तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 वर्ष मैं बता रहा हूँ। हालांकि संदर्भ पुस्तकों जितना तो नहीं चाहिए, लेकिन 2 साल चाहिए। अब आप उसको पहले लिखो, करो, पढ़ो, फिर उसको कम से कम 5-6 बार रिवीजन करो, और उसके बाद में फिर आपको साथ में अभ्यास करो। उसके बाद में आपको ये कोचिंग फ़ायदा दे सकती है। तो कोचिंग के लिए आपको कम से कम आपके पास में, कम से कम मैं कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, अगर आपके पहले से सब्जेक्ट अच्छा किया हुआ है और आपको लगता है केवल इम्प्रूव करना है, तब तो 1 वर्ष भी कई बार खूब होता है। कई बार लगता है कि आपका बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो शून्य से शुरू करने के बाद में आपको ये मान के चलिए, हालांकि हर सब्जेक्ट पे डिपेंड भी करता है। जैसे इतिहास है, अब इतिहास को बहुत तैयार करने के लिए कोई शून्य से शुरू करता है, तो 7-8 महीने उसका कोर्स होने में लगता है, फिर 7-8 महीने रिवीजन, तो आप मान के चलिए कि 1.5 साल लगता है। मतलब आप कोई नया शुरू करता है तो इतिहास 1.5 वर्ष मांगता है। हालांकि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, माइंड बिल्कुल शार्प माइंडेड, तो 1 साल में भी कर लेता है। कोई बहुत ही नॉर्मल बच्चा होता है, औसत होता है, 1.5 साल लग जाते हैं। कोई कमज़ोर होता है तो उसको 2 साल भी लग जाते हैं। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी 1.5-2 साल ले लेती तैयार होने में, बढ़िया तरीके से तैयार होने में। अगर बैकग्राउंड रहा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। किसी का बैकग्राउंड बहुत साउंड है, पॉलिटिकल साइंस में रहा हुआ, या हिस्ट्री में पहले से 10-11वीं से लेके और एमए तक बहुत प्यारा तैयार किया हुआ उसकी, तो वो 6 महीने में तैयार हो जाता है। एमएससी कर ली, हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो 1 साल 1.5 साल का समय लग सकता है। लेकिन एमएससी में भी कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट रहा हुआ है तो वही इतिहास को 7-8 महीने में ही कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कितना टाइम लगेगा कोचिंग को, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसका बौद्धिक क्षमता कैसी रही हुई है। कोई बच्चा 12 घंटे 15 घंटे तक नियमित पढ़ना लग जाता है, वो 7-8 महीने में काम कर जाता है। किसी बच्चे में पढ़ाई होती नहीं है, 5-6 घंटे 7 घंटे में थक जाता है, उसको 2-3 साल भी लग जाते हैं, है ना। तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि कब नहीं करनी चाहिए कोचिंग। अगर आपका कंसेप्ट, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हुआ है, मान लो कि जैसे इतिहास है, और इतिहास में आपने 11वीं से लेके एमए तक पढ़ाई करी है, बहुत ठीक किताबों से पढ़ाई करी है, अच्छे शिक्षकों से पढ़ाई की है, आपने रेगुलर क्लासेस लिए, तब आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पहले से आपका बैकग्राउंड अच्छा है। ये कोचिंग आपके बैकग्राउंड को अगर बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है आपने, बढ़िया नहीं मतलब ये कि नॉर्मली भी आपने क्लासेस वगैरह ली है, आपने 5-6 साल आपका बैकग्राउंड पूरा इतिहास का रहा हुआ है, आपको इतिहास बहुत समझ में आ रही है, पढ़ी हुई है, तब मुझे लगता है कोचिंग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। दूसरी स्थिति ये होती है कि आपका जैसे बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं रहा, आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो अभी कुंजियों से पढ़ी है, कभी ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया उस पर, और फिर भी उसमें आपको कुछ तो चैप्टर समझने में मुश्किलात हो रही है, दिक्कत आ रही है, तब कोचिंग कर लेनी चाहिए। पार्ट की कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका एंशिएंट इंडिया बहुत अच्छा है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मिडाइवल समझ में नहीं आता तो मिडाइवल पढ़ लो। आपको लगता है कि आपका विश्व इतिहास समझ में नहीं आता, वो पढ़ लो। आपको लगता है राजस्थान नहीं आता तो वो पढ़ लो। तो मुझे लगता है कि कोचिंग तभी करनी चाहिए जब चीज़ें या तो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही हो, या फिर समझ में जब नहीं आ रही हो, या फिर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल इतिहास का नहीं हो, है ना, पृष्ठभूमि नहीं हो। अगर पृष्ठभूमि नहीं है तब भी मुझे लगता है कि शिक्षक से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर संदर्भ पुस्तकें देखता है, टीचर संदर्भ पुस्तकों का फिर निचोड़ निकालता है। आप एक किताब देखते हो, टीचर सारी देखता है, 5-7 मार्केट की सब देखता है, फिर उसको निचोड़ निकालता है, निचोड़ निकाल के फिर आप तक उसको चीज़ों को बोल के समझाता है। कई बार किताब नहीं समझा पाती है, आपको शिक्षक समझा देता है, क्योंकि उसके पास अनुभव भी साथ में होता है। किताब केवल नॉलेज देती है, शिक्षक साथ में अनुभव भी बताता है। शिक्षक साथ में ये भी बता देता है कि किस टाइप से प्रश्न बन सकता है, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है, ये अप्रोच भी साथ में देता है। शिक्षक ये भी बताता है कौन सी बातें हमें पढ़ने योग्य नहीं होती, किन पे कम ध्यान देना चाहिए, किन पे अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर शिक्षक शॉर्ट में नोट्स भी करवा देता है।
तो शिक्षक का ये फायदा होता है कि वो आपको, अच्छा संदर्भ ग्रंथ में जैसे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो टीचर तो कुछ नहीं छोड़ता, वो तो सारा ही कुछ करवा देता है, नोट्स भी बनवा देता है, इनका भी वो यूज़ कर लेता है। कमी कहाँ आती, कमी ये आती है कि सारी बातें टीचर नहीं बता पाता, उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट ये होती है कि वो बहुत अधिक लिखवा देगा तो फिर किताब और टीचर में फ़र्क नहीं रहेगा। अगर वो कम कर लेगा, बहुत कम कर लेगा, तो प्रश्न बाहर चले जाएंगे। तो उसको ऐसी लिमिट में चलना पड़ता, सेलेक्टिव, ताकि बहुत अधिक भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, प्रश्न भी 80-90% तक खींच जाए। तो शिक्षक के लिए ये रहता है। अब इसलिए उसको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अब जब कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत टाइम मिलता है, तो वो अगर ये किताब पढ़ते तो वो छूटी हुई चीज़ें भी उनके दिमाग में होती है। बस फ़र्क इतना ही आता है। इसके साथ साथ ये पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो जाता है और ये इसलिए फ़ायदेमंद है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड ठीक रहा हुआ है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, या आपका सब्जेक्ट जिस पे आप तैयारी कर रहे हो ये पहले से रहे हुए हैं, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अब सेकंड ग्रेड में सामाजिक में पढ़ाई कर रहा है, उसने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, फिलोसफी कभी नहीं पढ़ी, तब वो किताबों से नहीं समझ पाएगा। तब मुझे लगता है उसको कोचिंग करनी चाहिए और 3-4 सब्जेक्ट जो उसके कमज़ोर है वो कोचिंग से पढ़ लो, और बाकी जैसे हिस्ट्री पॉलिटी उसने पहले पढ़ रखे तो वो किताब से देख लो। अब जैसे मैथ का कोई बच्चा है या फिजिक्स का कोई बच्चा है तो उसको लगता है कि कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तब उसको टीचर के पास बेझिझक चले जाना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि मार्केट को आप अधिक ना सुने, लोग क्या सुझाव देते हैं वो ना सुने। क्यों? क्योंकि वो अपने स्तर पे सुझाव देते हैं, मतलब वो अपनी बौद्धिक क्षमता, उसके बैकग्राउंड, उसकी स्थिति, उसको कितना याद होता है, उसकी बेस पे वो सजेशन देता है। आप उसको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आप नुकसान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए सुझाव दे रहा है। अब आपका और उसका लेवल सेम है कि नहीं, क्या गारंटी? आप उस व्यक्ति का सुझाव सुन रहे हो, जैसे किसी ने कह दिया कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है कि वो 11 से लेके MA तक कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ता रहा है। अब साइंस वाला उसको सुनेगा तो साइंस वाला कहेगा यार ये तो ये कह रहा है कोचिंग की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि ये गाइड पढ़ लो, क्योंकि उसने पहले संदर्भ पुस्तकें पढ़ रखी है, इसलिए। अच्छा कोई साइंस का बच्चा है, वो कह रहा है नहीं कोचिंग करनी चाहिए आपको, ठीक है, उसने ये कह दिया कोचिंग करनी चाहिए क्योंकि उसने की है और उसका सिलेक्शन हुआ है। अब एक वही बच्चा कह रहा है कि कोचिंग करनी चाहिए। अब वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतिहास का नहीं रहा। लेकिन एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, 11 से लेके MA तक कंटिन्यू इतिहास पढ़ रहा, अच्छे शिक्षकों से पढ़ा है, अब वो कहेगा सर मुझे भी कोचिंग करनी, क्योंकि वो कह रहा था उसका सिलेक्शन हुआ कोचिंग से। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने तो कभी उसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड ही नहीं रहा, इसलिए वो कोचिंग का कह रहा है। आपका तो रहा है ना, तो आपका लेवल और उसका लेवल अलग है। इसलिए कहता हूं कि मार्केट के लोगों को ना सुने, आप उनको सुने जो आपके लेवल के ही है। फिर अगर आप उनको सुन के, अच्छा मुझे लगता है कि आपका डिसीजन जो है आपको अपने लेवल से लेना चाहिए। सारी चीज़ों को मंथन कर लो, सब पैरामीटर्स चेक कर लो। जैसे अभी मैंने सारे आयाम दे दिए आपको, अब आपको चुनना है इसमें से। अब मैं कहूँगा कि ये करना है, अब मुझे जैसे कहे कोचिंग करो, तो मैं तो किसकी करूँगा? मुझे लगता है मैं इकोनॉमिक्स कर लूँ, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा कम पढ़ा है। हिस्ट्री की मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसको मैंने पहले से पढ़ा है। अब ये बात आपके ऊपर लागू थोड़ी होगी, आप कहोगे नहीं मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ही करनी, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, मुझे इकोनॉमिक्स की नहीं करनी क्योंकि ये मैंने पहले से अच्छा पढ़ रखा है। तो हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग रहा हुआ है, हर स्टूडेंट का बौद्धिक क्षमता अलग रही हुई है, हर स्टूडेंट का लेवल अलग रहा हुआ है, हर स्टूडेंट के याद करने के तरीके अलग हैं। फिर आप किसी को सुनने के बाद अगर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक आयाम पे बात करता है, वो अपने एक्सपीरियंस बताता है, उसका बैकग्राउंड अलग रहा हुआ है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा बैकग्राउंड वगैरह सब देख के डिसीजन लेना चाहिए। तो जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं आता उसका सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग नहीं आने वाले 50, 60, 70 मुझे लगता है परसेंटेज बच्चे कोचिंग नहीं आते, कुछ पार्ट या सेगमेंट ही पढ़ते हैं, उनकी नौकरियां लगती है, बिल्कुल लगती है। आने वाले भी कई बार फेल होते हैं, मैंने देखा 200-500 का बैच होता है, 30-40 बच्चे होते हैं, कई बार पीछे 100-150 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो कोचिंग आने से नहीं आने से सिलेक्शन प्रभावित नहीं होते। बस बात यह है कि कोचिंग आके उसको आपने कितना याद किया है, परीक्षा में कैसा परफॉर्मेंस दी है, आपने अभ्यास कैसा किया, सिलेक्शन तब होता है। यहाँ आके भी अगर आप याद नहीं करते हैं, टीचर्स में कमियां ढूंढने में लग जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होते बेटा। इसलिए कहते हैं कि अच्छा नोट्स है, नोट्स भी पढ़ने के आपको प्रमाणित कर लिया कि भाई हाँ पुराने पेपर से 80-90 कवर हो रहा है,
फिर अगर आप नोट्स लेके बैठते फिर उसको यार ठीक से याद नहीं करोगे तो उससे भी नहीं होगा, याद करोगे तो उसको पढ़ के कई बच्चों के सिलेक्शन भी हो जाते हैं। गाइड में भी यही बात है, रेफरेंस में भी यही बात है। इसलिए मैं आपको लास्ट में, टाइम काफ़ी हो गया, इतना कहूँगा कि आप अपना बैकग्राउंड देख लें बढ़िया तरीके से। आपको लगता है कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है और पहले से आपने सब्जेक्ट अच्छा पढ़ रखा है और समझ में आ रहा है तो कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप किस जो संदर्भ है उसी से पढ़ते रहें। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, पहले से बैकग्राउंड नहीं रहा हुआ है, तो कोचिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और साथ में आप कोशिश करें कि आप इन सारी चीज़ों को आज अच्छे से सुन के अपना निर्णय ले सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। जैसे अपने जो हिस्ट्री पॉइंट के जो बच्चे हैं उनके लिए लास्ट लाइन कहूँगा, वो कन्फ्यूज़ मत होना। उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि केवल नोट्स पढ़ना और ढंग से पढ़ना। मैं प्रूफ सहित वापस यहाँ पे आऊँगा और आपकी जो कट ऑफ रहेगी उससे 20% अधिक प्रश्न अपने कंटेंट से मिल जाएंगे। और जैसे ही आपकी नौकरी लग जाती है उसके बाद रेफरेंस बुक का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, खूब पढ़ना उसको। लेकिन अभी जब तक परीक्षा है तब तक आप नोट्स पढ़िए, खूब अभ्यास कीजिए। दुनिया क्या कहती मुझे मतलब नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको, बहुत भरोसा दिला के, कि अगर आपने मेरे नोट्स भी ठीक से पढ़ लिए, ठीक से 5-7 बार पढ़ लिए, अभ्यास कर लिया, तो उसमें भी आपको कट ऑफ से 15-20% अधिक सवाल परीक्षा में मिल जाएंगे। फिर फेल होते तो आपकी कायरता, आपकी कमजोरी है। कई बार क्या होता है, आप मुझे पूछते हैं सर फलाना टीचर ये कह रहा है कि केवल नोट्स से नहीं होता। उसने नोट्स देखे हैं क्या? नहीं देखे ना, तो उसको नहीं पता ना नोट्स में है कितना, वो किस बेस पे कह रहा है। कोई कभी कहते हो आप कि सर फलाने कोचिंग ने ये किया। मैं कहता हूँ किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आप एक बार पुराने पेपर से चेक कर लो ना। 80-90% अगर बैठ रहे हैं तो आप पढ़ लो, किसी और को क्यों सुनना। फिर अगर आप नोट्स, गाइड, ऑथेंटिक बुक्स सब साथ में लेके बैठ गए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। जिसको भी फॉलो करे एक को करे, या तो इसको कर ले, संदर्भ पुस्तकों कर लो, या गाइड को कर लो। बस ठीक है, संदर्भ पुस्तकों में कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो गाइड या नोट से देख लो। बाकी जिसको भी करें एक को करें और ढंग से करें, ठीक है। और करें उसको कम से कम। गाइड और संदर्भ पुस्तकों की तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से पेपर 90% आता ही आता है। रही बात इनकी, तो इन दोनों को आप देख लेना। मेरी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। और बाकी वालों को आप देख लो पिछले पेपर से मिला के। अगर 80% क्रॉस कर रहे हैं तब उसकी भी गारंटी है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी करें कोई एक करे और उस पर भरोसा करें। दुनिया को जितना अधिक सुनोगे, सब अपना व्यू रखते हैं, कोई गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ सारे सही है। बस वो अपना व्यू रखते हैं ना, तो वो अपने लेवल से रखते हैं। आपको अपने लेवल से डिसीजन लेना चाहिए, गलत कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सबको जब सुनेंगे ना तो सभी अपने अपने मत देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, मत देने वालों की नहीं, गलती आपकी है कि आप सबको सुनेंगे तो सब अपने लेवल से बात करेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है कि किसी एक पे भरोसा कीजिए और पढ़िए आप, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं संदर्भ पुस्तकों पे बात करता। मैं डेफिनेटली यही पढ़ता और इसके शॉर्ट नोट्स बनाता, क्योंकि 2-3 साल पहले ही मैं शुरू कर देता। अगर मुझे को लगता है कि मुझे 6-7 महीने में करना है, 8 महीने में करना है, ठीक है, ऐसी मैं स्थिति आने नहीं देता। उस समय कोचिंग संस्थान थी नहीं। और दूसरी बात, हिस्ट्री होती तो मैं यही करता। दूसरी बात ये, अगर कोई नया सब्जेक्ट होता मुझे लगता है समझ में नहीं आता, जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह है, तो मुझे कोचिंग की भी नीड रहती है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। कोचिंग ठीक लगती है कोचिंग कर लो, और ये रेडीमेड नोट्स से मुझे लगता है बचना चाहिए। फिर भी अगर लाते हो तो उस शिक्षक को कम से कम सुन लेना एक बार, तो थोड़ा सा क्या होगा कि नोट्स और शिक्षक को सुन लोगे तो पूर्णता का आभास आ जाएगा। अगर ये करते हो तब आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। और संदर्भ पुस्तकों को ये करने के बाद जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद में आप संदर्भ पुस्तकें लाना, फिर उसके बाद पढ़ना, बट पढ़ना जरूर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।